हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। तो आज मैं फिर आपके सामने आ चुका हूं गाइस, बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो लेके, क्योंकि आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं गाइस, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। और ये इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल जो है पूरी की पूरी मैं आपको शॉर्ट टाइम में रिवाइज करवा लूँगा। तो बहुत ही ज़रूरी वीडियो होने वाला है। ये एक पावर टॉनिक की तरह काम करेगा आपके लिए फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के एग्जाम के लिए। तो लास्ट टाइम पे एक क्विक रिवीजन हम करेंगे पूरे की पूरी फ्रीडम स्ट्रगल पे। तो चलिए गाइस, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आने वाले टाइम पे इसके ऊपर आपको बहुत सारी वीडियोस देखने को मिलेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। तो इसकी हम क्विक रिवीजन शुरू करते हैं। तो गाइज, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल का मैं आपको पहला टॉपिक जो करवाने जा रहा हूँ गाइज, वो करवाने जा रहा हूँ फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस। बेसिकली इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल जो है वो शुरू होती है 1857 से, लेकिन 1857 पे मैं आपको अलग से एक लेक्चर दे दूंगा। यहाँ से हम शुरू करेंगे फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस से। तो फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस के बारे में आपको कौन कौन सी पॉइंट्स जो हैं वो याद रखने हैं, जिन जिन से क्वेश्चन बनते हैं गाइज। तो पहला क्वेश्चन आपको याद रखना है कि इसको फॉर्म किसने किया था गाइज। तो A.O. ह्यूम थे जिन्होंने कांग्रेस की जो थी फॉर्मेशन की थी। तो आपको अगर पूछा जाए कि कांग्रेस को किसने फॉर्म किया था, तो आपका नाम होना चाहिए A.O. ह्यूम। तो आई होप आपको चीजें समझ आ रही होंगी। नेक्स्ट आपको पूछा जाएगा कि कांग्रेस की फॉर्मेशन कौन से साल में हुई। तो गाइज उसका आंसर होगा 1885। तो ये क्वेश्चन आपको दिमाग में बिठा देने हैं। मैंने वही पॉइंट लाए हैं जिनमें से जेके एसएसबी क्वेश्चन पूछती है। अगला क्वेश्चन गाइज इसमें से आपको पूछा जाता है कि जो अर्लियर नेम था कांग्रेस का वो क्या था। तो गाइज इसका अर्लियर नेम था इंडियन नेशनल यूनियन। ये बात याद रखें कि कांग्रेस का पुराना नाम जो था वो था इंडियन नेशनल यूनियन। नेक्स्ट गाइज, जब कांग्रेस बनी थी उस वक्त वाइसराय कौन थे। तो इसका आंसर आपने देना है कि उस टाइम लॉर्ड डफरिन थे गाइज। ये बात याद रखें कि उस वक्त वाइसराय जो थे वो थे लॉर्ड डफरिन। और मेन पर्पस क्या था। तो मेन पर्पस था प्रोवाइड ए सेफ्टी वेल्व। तो गाइज ये एक कारण था कि कांग्रेस को बनाया गया था। कांग्रेस बेसिकली जो जब कांग्रेस बनाई थी तो A.O. ह्यूम ने इसलिए नहीं बनाई थी कि कोई हमारे इंडियंस को उसका बेनिफिट पहुंच सके। वो अपनी सेफ्टी के लिए बनाई गई थी अंग्रेज़ों के द्वारा, कि जो भी बात है, जो इंडिया के लोग हैं वो दंगे फसाद ना करें, बल्कि हम अपनी बात जो है हमारे थ्रू जो है आराम से रख सके। इसलिए जो है ये जो कांग्रेस को बनाया था। तो कांग्रेस की फॉर्मेशन के पीछे जो था एक सेफ्टी का मकसद था ब्रिटिश सरकार का। तो इसलिए कांग्रेस को बनाया था। तो ये 4 पॉइंट आप याद रखें कि कांग्रेस को किसने बनाया। A.O. ह्यूम ने बनाया। कब बनाया। 1885 में बनाया। अर्लियर नेम क्या था। इंडियन नेशनल यूनियन था। वाइसराय कौन थे तब। लॉर्ड डफरिन थे। और मेन पर्पस क्या था। प्रोवाइड ए सेफ्टी वेल्व। तो आई होप आपको ये चीजें समझ आई होंगी कांग्रेस के बारे में। अब गाइज आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है। और कि फर्स्ट सेशन जो था कांग्रेस का वो कहाँ पे हुआ था। तो वो बॉम्बे में हुआ था। और तब प्रेसिडेंट कौन थे। वो थे वोमेश चंद्र बैनर्जी या W.C. बैनर्जी। और फर्स्ट जो सेशन हुआ था उसको कितने जो रिप्रेजेंटेटिव में अटेंड किया था। तो 72 डेलीगेट्स ने अटेंड किया था उस सेशन को। तो आई होप आपको मज़ा आ रहा होगा। अगली बात जो आपने याद रखनी है गाइस, फर्स्ट सेशन के बाद आपको सेकंड सेशन अब याद रखना है। फर्स्ट सेशन बॉम्बे में हुआ। सेकंड सेशन आपने याद रखना है कि उसको प्रिजाइड किसने किया था। उसको प्रिजाइड किया था दादा भाई नेहरू जी ने। ये बात आप याद रखेंगे। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो कांग्रेस का सेकंड सेशन हुआ था उसको प्रिजाइड किसने किया था। नेक्स्ट है गाइस थर्ड सेशन। थर्ड सेशन जो था प्रिजाइड किया था बदरुद्दीन तैयब जी ने। इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है कि फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे कांग्रेस के। तो वो थे बदरुद्दीन तैयब जी। फोर्थ सेशन की अगर बात करें तो वो किया था जॉर्ज यूल ने प्रेजाइड। तो ये थे फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस। तो ये बातें याद रखेंगे। ये 4 के 4 सेशन इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा भी बहुत सारे सेशन इंपॉर्टेंट है गाइज। उसके ऊपर मैं एक अलग वीडियो लेके आऊंगा, क्योंकि अगर इसमें मैंने सारे सेशन कराए तो वीडियो लंबा हो जाएगा। तो नेक्स्ट MCQ की तरफ नेक्स्ट चलेंगे हम। तो नेक्स्ट हम समझेंगे कि मॉडरेट्स लीडर कौन थे और एक्सट्रीमिस्ट लीडर कौन थे। तो मॉडरेट्स में गाइस थे दादा भाई नेहरू जी, गोपाल कृष्ण गोखले, वोमेश चंद्र बैनर्जी, फिरोज शाह मेहता और दिनशा वाचा। गाइस इन सब के नाम आपको पता होने चाहिए कि ये सारे के सारे मॉडरेट लीडर्स थे। इनकी जो पॉलिसी थी कि ये जो थे लड़ाई झगड़ा नहीं करते थे, बल्कि मारपीट नहीं करते थे। ये बड़े आराम से जो थे अपनी डिमांड्स को अंग्रेजों के सामने रखते थे। तो ये लीडर्स थे मॉडरेट्स। तो नेक्स्ट अगर बात करें गाइस, तो नेक्स्ट है एक्सट्रीमिस्ट। तो एक्सट्रीमिस्ट में आते थे ये लाल, बाल और पाल। लाल मीन्स लाला लाजपत राय, बाल मीन्स बाल गंगाधर तिलक, फिर बिपिन चंद्र पाल और फिर अरबिंदो। तो आई होप गाइज आपको समझ आ रही होगी। मैं जल्दी से इस वीडियो में चलूंगा, ज़्यादा वीडियो को लंबा करने की कोशिश नहीं करूंगा। नेक्स्ट गाइज 1905 में एक बहुत बड़ा इवेंट होता है 1905 में, और जो जाना जाता है पार्टीशन ऑफ बंगाल के नाम से। तो पार्टीशन ऑफ बंगाल के बारे में कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं इसके बारे में हम याद रखेंगे। पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि पार्टीशन ऑफ बंगाल जो थी वो कब अनाउंस हुई थी। तो ये बात आप याद रखेंगे। तो पार्टीशन ऑफ बंगाल को अनाउंस किया जाता है 20 जुलाई 1905 को। तो ये बात आप याद रखेंगे। डेट आपको याद। अनाउंस कब की थी। अनाउंस की थी जुलाई 20 1905। हुई नहीं थी, होने वाली डेट बाद में है, ये अनाउंस की डेट है। उसके बाद आप याद रखेंगे
कि एग्जैक्ट कब हुई थी, तो वो हुई थी 16 अक्टूबर 1905 को। अनाउंस 20 जुलाई 1905 को हुई थी, लेकिन हुई थी 16 अक्टूबर 1905। तो ये टाइम लग गया था उसके बीच में होने में और अनाउंस होने में। तो किसने की थी? बाई लॉर्ड कर्जन। उस वक्त वाइसराय कौन थे? लॉर्ड कर्जन। ये क्वेश्चन भी आपको पूछा जा सकता है। नेक्स्ट अगर आगे चले तो पार्टीशन ऑफ बंगाल का ऑब्जेक्टिव क्या था? तो ऑब्जेक्टिव यही था कि हिंदू और मुस्लिम्स के बीच में गल्फ करवाना, हिंदू और मुस्लिम्स के बीच में दरार डालना, यही अंग्रेजों का काम था। और इसीलिए जो है पार्टीशन ऑफ बंगाल की थी, क्योंकि बंगाल में एक बहुत बड़ा एरिया था, वहाँ पे मुस्लिम और हिंदू पॉपुलेशन दोनों रहते थे। तो उनको अलग करने के लिए अंग्रेजों को पता था कि अगर हम वहाँ पे पार्टीशन कर दें तो हिंदू और मुस्लिम्स जो हैं अलग हो जाएंगे, और जिसकी वजह से हम हिंदुस्तान में राज कर सकते हैं। तो मेन मोटिव यही था कि कम्युनल गल्फ बनाना बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, पार्टीशन ऑफ बंगाल से पूछा जाता है कि पार्टीशन ऑफ बंगाल का वार क्राई क्या था? तो वार क्राई इसका था वंदे मातरम। मतलब यहाँ पे इसका नारा जो था पार्टीशन ऑफ बंगाल का था वो था वंदे मातरम। नेक्स्ट गाइस, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पार्टीशन ऑफ बंगाल में से कि रविंद्रनाथ टैगोर कंपोज अमर सोनार बंगला। तो रविंद्रनाथ टैगोर थे, उन्होंने जब पार्टीशन ऑफ बंगाल हुई थी तो उन्होंने कंपोज किया था अमर सोनार बंगला। ये बात याद रखेंगे। और बांग्लादेश ने बाद में इसको अपना नेशनल सॉन्ग अडॉप्टेड किया था। नेक्स्ट गाइस, कौन सा फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है पार्टीशन ऑफ बंगाल के दौरान? ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो रक्षाबंधन जो है उस वक्त सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये बात याद रखेंगे। और नेक्स्ट गाइस, पार्टीशन ऑफ बंगाल के दौरान मेन न्यूज़पेपर कौन सा था? वो था संजीवनी। ये याद रखेंगे। और के मित्रा ने इसको जो है लॉन्च किया था। तो आई होप आपको पार्टीशन ऑफ बंगाल के बारे में चीज़ें क्लियर हुई होंगी। नेक्स्ट है गाइस स्वदेशी मूवमेंट। स्वदेशी मूवमेंट की बात करें तो आपने याद रखना है कि पार्टीशन ऑफ बंगाल को खत्म करने के लिए ये मूवमेंट शुरू की थी। एंटी पार्टीशन मूवमेंट कहते हैं इसको। कि पार्टीशन ऑफ बंगाल का ये रिजल्ट था। जब पार्टीशन ऑफ बंगाल हुई तो उसके रिजल्ट में इंडिया के लोगों ने जो है स्वदेशी मूवमेंट शुरू की। स्वदेशी मूवमेंट का एक ही मकसद था कि अंग्रेजों की चीज़ों को बाइकआउट करो और जो अपनी इंडिजीनियस चीज़ें हैं उनको अडॉप्ट करो। नेक्स्ट, इसके जो मेन लीडर हैं स्वदेशी मूवमेंट के वो थे सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। नेक्स्ट, एम्फेसिस किसके ऊपर था? जोर किसके ऊपर दिया था स्वदेशी मूवमेंट में? तो वो सेल्फ रिलायंस के ऊपर, कि हमें खुद इंडिपेंडेंट बनना है, हमें अंग्रेजों की चीज़ों पे डिपेंडेंट नहीं रहना है। और नेक्स्ट गाइस, स्वदेशी काल जो थी वो कौन से सेशन में दी थी? ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बनारस के सेशन में दी गई थी और गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा दी गई थी। तो बनारस सेशन को हेड किया था गोपाल कृष्ण गोखले ने। ये बात आप याद रखेंगे। तो ये 1905 में ये सेशन हुआ था, ये भी याद रखेंगे आप। तो ये बहुत सारे क्वेश्चन है, मैं आपको सीधे वही चीज़ें बता रहा हूँ जो पेपर में आती हैं। मैं ज़्यादा आपको घुमाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ हिस्ट्री में, सीधा आपको क्वेश्चन वही जो पेपर में आता है। नेक्स्ट अगर बात करेंगे तो नेक्स्ट आपकी आती है मुस्लिम लीग गाइस। तो अब हम पढ़ेंगे मुस्लिम लीग के फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग। तो फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग का पहला क्वेश्चन आता है कि ये कब बनी थी? तो 1906 में बनी थी। कहाँ पे बनी थी? ढाका में बनी थी। लीडर्स कौन थे? आगा खान जो कि फर्स्ट प्रेसिडेंट रहे मुस्लिम लीग के, नवाब सलीमुल्लाह मुल्क ये फाउंडर थे मुस्लिम लीग के, और नवाब मोहसिन उल मुल्क। तो ये तीन के तीन जो थे लीडर्स रिलेटेड टू मुस्लिम लीग, आगा खान फर्स्ट प्रेसिडेंट, नवाब सलीमुल्लाह फाउंडर और नवाब मोहसिन उल मुल्क जो थे वो भी जो है इसके मेन लीडर्स थे मुस्लिम लीग के। फर्स्ट अचीवमेंट क्या रही मुस्लिम लीग की? ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो फर्स्ट अचीवमेंट की अगर बात करें तो सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स इन द मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। तो ये फर्स्ट अचीवमेंट थी मुस्लिम लीग की कि मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म जब 1909 में होते हैं तो मुस्लिम्स को जो है सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाता है। तो यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म जब 1909 में हुए तो इसका मेन जो बात है वो क्या है? तो वो मेन जो इसका मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म का जो मेन रिजल्ट है वो यही है कि मुस्लिम्स को जो है सेपरेट इलेक्टोरेट इसमें मिलता है गाइस। आई होप आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी। और नेक्स्ट गाइस मैं आपको बता दूं कि जो स्वराज की डिमांड है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो स्वराज की डिमांड है वो कौन से सेशन में कौन से सेशन में उसकी डिमांड रखी गई थी स्वराज की? तो 1906 के सेशन में रखी गई थी कांग्रेस के, और दादा भाई नेहरू जी ने उसको हेड किया था। दादा भाई नेहरू जी ने उसको हेड किया था उस सेशन को, और उसमें स्वराज की डिमांड जो है फर्स्ट बार रखी गई थी। तो 1906 सेशन में स्वराज की डिमांड हेडेड बाय दादा भाई नेहरू जी, और 1905 में बनारस सेशन में जो है स्वदेशी की कॉल दी गई। तो आई होप आपको जो है चीज़ें रिवाइज करने में हेल्प हो रही होगी। नेक्स्ट गाइज आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है सूरत स्प्लिट। यहाँ पे मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट जो है उनके बीच में दरार आ जाती है, क्योंकि जो एक्सट्रीमिस्ट हैं वो चाहते थे कि लाला लाजपत राय जो हैं प्रेसिडेंट बने कांग्रेस के, और दूसरी तरफ जो मॉडरेट थे वो चाहते थे रास बिहारी घोष जो है वो बने प्रेसिडेंट। तो ऐसा होता है कि वहाँ पे जो है रास बिहारी घोष प्रेसिडेंट बन जाते हैं, और जिसकी वजह से मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट जो हैं अलग हो जाते हैं। और ये पूछा जाता है कि सूरत स्प्लिट जो है वो कब हुआ था? तो ये 1907 में हुआ था। एक्सट्रीमिस्ट चाहते थे लाला लाजपत राय बने, मॉडरेट चाहते थे रास बिहारी घोष बने, और इस तरह से मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट के बीच में दरार आ जाती है। आई होप आपको मज़ा आ रहा होगा। नेक्स्ट गाइज आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स कब होते हैं? तो मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स होते हैं 1909 में, और ये
किसके लिए जाने जाते हैं? सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स। तो सीधा सीधा मैंने आपको यहाँ पे मेंशन करके दे दिया है। नेक्स्ट चलें, नेक्स्ट गाइस दिल्ली दरबार होता है 1911 में। यहाँ पे कोरोनेशन की जाती है किंग जॉर्ज वी की और क्वीन मैरी की। ये बात आप याद रखेंगे, किसकी कोरोनेशन होती है? किंग जॉर्ज वी और क्वीन मैरी की। और यहाँ पे कैपिटल है जो इंडिया की वो ट्रांसफर की जाती है कलकत्ता से दिल्ली। लोग बहुत ही यहाँ पे दुखी होते हैं इस चीज़ पे और काफ़ी दंगे फसाद भी होते हैं जब कैपिटल शिफ्ट की जाती है दिल्ली पे। और यहाँ पे इसी दिल्ली दरबार में जो है कैंसलेशन होती है पार्टीशन ऑफ बंगाल की। जो 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल की जाती है 16 अक्टूबर 1905 को, उसको कैंसिल कर दिया जाता है 1911 में दिल्ली दरबार में। तो आई होप गाइज आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी। तो ये दोनों क्वेश्चन गाइस पेपर में आए हुए हैं कि इंडिया की कैपिटल कलकत्ता से दिल्ली कब शिफ्ट की गई? तो 1911 में की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की पार्टीशन ऑफ बंगाल को कैंसिल कब किया गया? तो 1911 में किया गया। तो आई होप आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी। नेक्स्ट गाइस गदर पार्टी। गदर पार्टी के बारे में आपने ये चीज़ें समझनी है। तो गदर पार्टी गाइस ये बात याद रखेंगे। तो ये जो पार्टी है इसका पुराना नाम पहले पूछा जाता है। फर्स्ट पॉइंट, पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन, ये नाम आप याद रखेंगे। इसको फाउंड किसने किया था? तो फाउंडेड बाय पंजाबी इंडियंस, ये बात याद रखेंगे। नेक्स्ट है इसके की मेंबर कौन थे? मेंबर याद रखने हैं, लाला हरदयाल, तारकनाथ दास, सोहन सिंह भाखना जो कि प्रेसिडेंट भी थे इसके। तो ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया कि गदर पार्टी के प्रेसिडेंट कौन थे? तो गदर पार्टी के जो प्रेसिडेंट थे वो थे सोहन सिंह भाखना। नेक्स्ट गाइस, ये गदर क्या था? तो गदर एक वीकली पेपर था। तो गदर क्या था? गदर एक वीकली पेपर था, ये बात याद रखें। और कैप्शन क्या थी गदर पार्टी की? वो थी अंग्रेजी राज का दुश्मन। ये क्वेश्चन भी आपको पूछा जा सकता है। और गदर पार्टी के हेडक्वार्टर कहाँ थे? सैन फ्रांसिस्को में थे। तो हर एक चीज़ मैंने वो उठाई है जो पेपर में आती है गाइस। तो मैंने कोई भी ज़्यादा फालतू चीज़ें यहाँ पे ऐड नहीं की है। नेक्स्ट गाइस, 1916 में बनती है होम रूल मूवमेंट। तो होम रूल मूवमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो 2 होम रूल लीग बनती हैं, ये बात याद रखेंगे कि 2 होम रूल लीग जो 2 होम रूल लीग जो है बनती हैं। पहली जो होम रूल लीग है वो बनाते हैं बाल गंगाधर तिलक, ये बात याद रखेंगे आप। और कहाँ पे बनाते हैं? पूना में बनाते हैं, क्योंकि वो महाराष्ट्र के ही थे। एंड द सेकंड वन बाय एनी बेसेंट। और दूसरी जो बनाई जाती है वो एनी बेसेंट के द्वारा बनाई जाती है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है जी? सेल्फ गवर्नमेंट फॉर इंडिया। तो ये बात याद रखेंगे कि होम रूल मूवमेंट क्यों बनाई जाती है? सेल्फ गवर्नमेंट बनाने के लिए इंडिया के लिए। तो इंडिया के लोग अपने देश के ऊपर राज खुद करें। और स्लोगन क्या था हमारे जो होम रूल मूवमेंट का था? उसका स्लोगन तो बाल गंगाधर तिलक का स्लोगन था कि स्वराज इज माय बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट गाइस। तो जो बाल गंगाधर तिलक थे उन्होंने कहा था कि स्वराज मेरा जो है जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं उसको लेके रहूंगा। ये बात कही थी बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल मूवमेंट के दौरान। तो आई होप आपको जो है बाल गंगाधर तिलक का स्लोगन ये समझ आया होगा। और ये क्वेश्चन पूछा गया है कि बाल गंगाधर तिलक ने कौन सा स्लोगन दिया था होम रूल मूवमेंट के टाइम। तो आई होप आपको जो है हिस्ट्री क्लियर हो रही होगी। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलें तो नेक्स्ट एमसीक्यू अगर हम देखें तो नेक्स्ट है लखनऊ पैक्ट। तो लखनऊ पैक्ट होता है 1916 में, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। इसके ऊपर काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे ये पहला क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि लखनऊ पैक्ट कब हुआ? 1916 में हुआ। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसको हेड किसने किया था? इस कांग्रेस के सेशन को हेड किसने किया था? तो किया था अंबिका चरण मजूमदार ने। इसका नाम याद रखेंगे आप। इसके साथ यहाँ पे क्या हुआ था? तो मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट जो सूरत स्प्लिट में एक दूसरे से अलग हुए थे वो यहाँ पे दोबारा रीयूनाइट हो जाते हैं। ये याद रखेंगे कि मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट यहाँ पे दोबारा रीयूनाइट हो जाते हैं। और नेक्स्ट गाइस, मुस्लिम लीग जो है वो दोबारा ज्वाइन कर देती है हैंड आईएनसी के साथ। तो मुस्लिम लीग आल्सो ज्वाइन हैंड्स विद आईएनसी। तो मुस्लिम लीग भी ज्वाइन कर देती है कांग्रेस के साथ और मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट भी अलग हो जाते हैं। और यहाँ से जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो बहुत मजबूत हो जाती है, क्योंकि कांग्रेस भी उसके मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट भी अलग हो जाते हैं और मुस्लिम लीग भी उनके साथ ज्वाइन कर देती है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है स्ट्रांग हो जाती है मुस्लिम इंडियन नेशनल कांग्रेस। नेक्स्ट गाइस बात करेंगे, सरोजनी नायडू गेव टाइटल टू जिन्ना एज द एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी। और जो मुस्लिम लीग ज्वाइन करती है हमारे कांग्रेस के साथ, और उसका जो सारा का सारा क्रेडिट जो दिया जाता है वो दिया जाता है मोहम्मद अली जिन्ना को। और सरोजनी नायडू कहती हैं कि जिन्ना को एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी। तो गाइज ये क्वेश्चन सीधे सीधे पेपर में पूछे जाते हैं। हर एक लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एक एक चीज़ पे ध्यान दें। और नेक्स्ट गाइज मैं आपको बता दूं कि एंट्री होती है महात्मा गांधी की इंडियन पॉलिटिक्स में। तो 1915 में जो है महात्मा गांधी जो है इंडिया वापस आ जाते हैं, जो कि वो बाहर होते हैं उस टाइम पे, फॉरेन में गए होते हैं पढ़ाई करने के लिए। तो 1915 में जो है महात्मा गांधी जो है एक्टिव पॉलिटिक्स में वापस आते हैं। तो नेक्स्ट गाइस बात करें यहाँ पे
तो फर्स्ट पब्लिक स्पीच जो है अपनी महात्मा गांधी कहाँ पे देते हैं? तो गाइज ये पीएफओ में क्वेश्चन पूछा हुआ था कि महात्मा गांधी जो है अपनी फर्स्ट प्रेजेंस पॉलिटिक्स में कब देते हैं? तो ये देते हैं वाराणसी में, वहाँ पे वो फर्स्ट पब्लिक स्पीच देते हैं अपनी 1915 में इंडिया में आके। तो आई होप आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी। और नेक्स्ट पहला सत्याग्रह जो है महात्मा गांधी का होता है चंपारण सत्याग्रह, जो कि 1917 में होता है और ये फर्स्ट सत्याग्रह है महात्मा गांधी का। अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि फर्स्ट सत्याग्रह कौन सा था महात्मा गांधी का, तो वो था चंपारण सत्याग्रह। तो आई होप आपको चीजें समझ आ रही होंगी। नेक्स्ट अगर बात करें तो नेक्स्ट एक फर्स्ट मिल स्ट्राइक, जिसको फर्स्ट हंगर स्ट्राइक के नाम से जाना जाता है, तो महात्मा गांधी अपनी फर्स्ट हंगर स्ट्राइक कब करते हैं? उसका नाम है अहमदाबाद मिल स्ट्राइक 1918 में। और नेक्स्ट है गाइस खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह भी 1918 में महात्मा गांधी के द्वारा किया जाता है। ये तीनों क्वेश्चन गाइस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और गाइस जैसे ये लेक्चर खत्म होगा उसके बाद मैं आपको 10 क्वेश्चन पूछूंगा कि जरा आपको 10 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आते हैं। चलिए गाइस नेक्स्ट अगर बात करें तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रौलट एक्ट। तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रौलट एक्ट से भी बनते हैं। तो रौलट एक्ट के बारे में पहली चीज़ आपने याद रखनी है कि इसको अनाउंस कब किया गया? तो मार्च 18, 1916 में इसको अनाउंस किया गया। अरेस्ट एंड इम्प्रिजन विदाउट ट्रायल फॉर 2 years मैक्सिमम। तो गाइस पहला क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछा जाता है कि रौलट एक्ट को ब्लैक एक्ट भी कहा जाता है, ये बात भी आप याद रखेंगे। इसमें क्या था कि किसी भी इंसान को जो है बिना उसकी गलती के, बिना उसकी पूछताछ के, बिना किसी ट्रायल के जो है कैद में डाला जाता था, जेल में डाला जा सकता था 2 साल के लिए। तो 2 साल के लिए जो है जेल में डाला जाता था। अंग्रेज जो है किसी भी इंसान को 2 साल के लिए जेल में डाल सकते थे रौलट एक्ट के थ्रू। तो इसीलिए इसको ब्लैक एक्ट भी कहा जाता है। नेक्स्ट अगर बात करें गाइस तो इसमें जो है सस्पेंशन कौन से पॉलिटिकली अगर देखें तो कौन सा फंडामेंटल राइट, कौन सी हमारी जो है उसको सस्पेंड किया जाता है? तो हैबियस कॉर्पस का जो राइट होता है हमारा, उसको जो है यहाँ पे सस्पेंड किया जाता है। ये बात आप याद रखेंगे। और किसको किसको अरेस्ट किया जाता है रौलट एक्ट के थ्रू? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को जो है अरेस्ट किया जाता है रौलट एक्ट के थ्रू। तो आई होप गाइज आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी। मैंने वही क्वेश्चन लाए हैं जो पेपर में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है जलियांवाला मैसेकर। तो जलियांवाला बाग मैसेकर जो कि हत्याकांड अमृतसर में हुआ था, तो उसके बारे में हम जानेंगे। तो जैसे ही डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को जो है अरेस्ट किया जाता है, तो उसी के बारे में मीटिंग करने के लिए महात्मा गांधी जो है, उस दिन बैसाखी होती है 13 अप्रैल को, और सभी जो है अमृतसर में इकट्ठे हुए होते हैं उस जलियांवाला बाग में। और 13 अप्रैल 1919 को जो है ये कांड होता है। वहाँ पे जो है जनरल डायर इंटर कर जाते हैं। उनको पता लगता है कि वहाँ पे मीटिंग हो रही है। तो जैसे ही जनरल डायर आते हैं वहाँ पे ऑर्डर देते हैं और यहाँ पे धुआंधार गोलियाँ चलती हैं और बहुत सारे लोग जो हैं जख्मी हो जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि कब हुआ था जलियांवाला बाग? तो ये 13 मैसेकर, तो ये 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा फेस्टिवल था उस दिन? तो बैसाखी था। तो क्यों हुआ था? वहाँ पे एक पब्लिक मीटिंग थी जो कि ऑर्गेनाइज कराई थी जलियांवाला बाग में। जनरल डायर जो है वो ओपन फायर का ऑर्डर देते हैं यहाँ पे। 376 किल एंड मैनी इंजर्ड। तो गाइज ये ऑफिशियल डेटा जो है मैंने उठाया है, लेकिन इससे भी ज़्यादा मरे थे ऐसा कहा जाता है। तो इस कांड के बाद किस जो लीडर ने जो है, हमारे इंडियन लीडर ने अपना नाइटहुड जो है उसको रिनंस छोड़ दिया था? तो वो थे रविंद्रनाथ टैगोर। उन्होंने अपना जो है नाइटहुड छोड़ दिया था। और इस कांड के बाद जो है इंडिया वालों ने जो है इसके ऊपर काफ़ी अपील की, और उसके बाद जो है अंग्रेज़ों ने एक कमीशन बैठाया इसके ऊपर कि चेक किया जाए कि क्या जनरल डायर ने ये क्यों किया, या इसके ऊपर इंक्वायरी बिठाने के लिए कमीशन बैठाया था। उसका नाम था हंटर कमीशन। तो ये सारे पॉइंट्स आपने याद रखने हैं जलियांवाला बाग मैसेकर के ऊपर। तो गाइज इस पूरी वीडियो के बाद मैं आपको 10 क्वेश्चन पूछूंगा कि आपको कितने उसमें से क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट गाइज आपने याद रखना है खिलाफत मूवमेंट। तो खिलाफत मूवमेंट की अगर बात करें तो खिलाफत मूवमेंट को शुरू किया था 2 ब्रदर्स ने, मोहम्मद अली और शौकत अली ने। कब शुरू किया था? 1919 में किया था। और इसका मेन मोटिव क्या था? तो टू सेव द पोजीशन ऑफ कैलिफ। तो कैलिफ की पोजीशन को सेव करने के लिए, क्योंकि टर्की में जो है अंग्रेज़ों ने वहाँ पे अटैक किया था और कैलिफ की पोजीशन को गिराया था। उसी की पोजीशन को उठाने के लिए मुस्लिम्स को जो है इंडिया में बहुत गुस्सा आया था, और इसलिए मोहम्मद अली शौकत अली ने जो है 1919 में खिलाफत मूवमेंट शुरू की। गांधी जी ने सपोर्ट की थी। तो गांधी जी ने सपोर्ट की थी खिलाफत मूवमेंट की, और मेन मोटिव गांधी जी का यही था कि हिंदू मुस्लिम को यूनाइट किया जाए और एक साथ जुड़ के जो है लड़ाई की जाए आज़ादी के लिए। यूनिटी बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम्स। तो ये खिलाफत मूवमेंट के बाद हिंदू और मुस्लिम के बीच में यूनिटी भी आई। और जिन्ना ने अपोज किया था उन्होंने कहा था कि रिलीजन को जो है पॉलिटिक्स में मत घसीटें। तो इसलिए जिन्ना जो थे उन्होंने इसको अपोज किया था। तो आई होप आपको मज़ा आ रहा होगा गाइस। नेक्स्ट बात करें नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो नेक्स्ट आती है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, जो कि सबसे बड़ी मास बेस्ड पॉलिटिकल मूवमेंट थी महात्मा गांधी की। तो गाइज याद रखेंगे ये सबसे बड़ी मूवमेंट, 3 बड़ी मूवमेंट है महात्मा गांधी की। एक आ गई हमारी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, इसके बाद आएगी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो कि
1930 में होती है, जिसमें दांडी मार्च करते हैं महात्मा गांधी। और नेक्स्ट है 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट। तो ये 3 बहुत बड़ी मास बेस्ड, मतलब बहुत सारे लोगों को इकट्ठा किया था महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट अगर बात करें तो 1920 में ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू हुई थी, ये बात याद रखें, और 1922 तक ये चली। और इसी दौरान होती है डेथ बाल गंगाधर तिलक की। तो बाल गंगाधर तिलक एक बहुत ही एलाइट पर्सन थे, तो उनकी जो है डेथ हो जाती है बाल गंगाधर तिलक की 1920 में, ये बात याद रखेंगे आप। नेक्स्ट है गाइस, उनकी डेथ के बाद अब जो है तिलक स्वराज फंड बनता है, क्योंकि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के टाइम पैसा भी चाहिए था, तो उस पैसे की फंडिंग के लिए जो है तिलक स्वराज फंड बनता है नॉन कॉपरेशन। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि तिलक स्वराज फंड जो है वो किसकी फंडिंग के लिए, किस मूवमेंट की फंडिंग के लिए बनाया जाता है, तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की फंडिंग के लिए। नेक्स्ट गाइस, महात्मा गांधी रिनंस्ड केसरे हिंद मेडल। तो ये बात याद रखेंगे, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के टाइम महात्मा गांधी जो है छोड़ देते हैं केसरे हिंद मेडल। नेक्स्ट गाइस, इसको रियल मास मूवमेंट कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग जो थे इस मूवमेंट में जुड़े थे। नेक्स्ट गाइस, यहाँ पे हिंदू मुस्लिम यूनिटी देखने को मिली थी। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि महात्मा गांधी की कौन सी मूवमेंट में हिंदू मुस्लिम यूनिटी देखने को मिली थी, वो थी हमारी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। और ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है ये एंड हो गई थी फरवरी 5, 1922 को। वहाँ पे हुआ था चौरी चौरा इंसिडेंट, क्योंकि चौरी चौरा एक जगह है, वहाँ पे चौरी चौरा एक पुलिस स्टेशन था, वहाँ पे जो है लोग नॉन वायलेंस करते हैं, पुलिस स्टेशन में आग लगा देते हैं, और जिसकी वजह से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है महात्मा गांधी जो थे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को बंद कर देते हैं, क्योंकि वो नॉन वायलेंस के वायलेंस के खिलाफ थे। तो वायलेंस के खिलाफ थे, वहाँ पे वायलेंस हो जाती है, तो जिसकी वजह से महात्मा गांधी जो है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को 5 फरवरी 1922 को जो है बंद कर देते हैं। तो गाइज ये क्वेश्चन भी पेपर में पूछा गया है कि चौरी चौरा इंसिडेंट कब हुआ था, तो 5 फरवरी 1922 को। तो गाइज मैंने वही पॉइंट लाए हैं जिनमें से पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है गाइज स्वराज पार्टी। तो स्वराज की पार्टी की अगर बात करें तो स्वराज पार्टी जो है जैसे ही नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है महात्मा गांधी इसको विड्रॉ करते हैं, तो दोबारा से स्प्लिट आ जाता है कांग्रेस में, क्योंकि कुछ लोग चाहते हैं कि ये कैरी ऑन रहे, कुछ लोग चाहते थे कि हमारी जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है ये कैरी ऑन रहे, क्योंकि बहुत बड़े पैमाने पे फैल चुकी थी। लेकिन इसमें जो है महात्मा गांधी इसको विड्रॉ कर देते हैं नॉन वायलेंस के कारण, और जिसकी वजह से कांग्रेस में आता है स्प्लिट। तो 2 तरह का स्प्लिट आता है, ये बात यहाँ पे आपने ध्यान से समझनी है कि 2 तरह का स्प्लिट आता है कांग्रेस में। एक होते हैं प्रो चेंजर्स और एक होते हैं नो चेंजर्स, ये बात याद रखेंगे। जो प्रो चेंजर्स होते हैं उनमें थे मोतीलाल नेहरू, CR दास और NC केलकर, और ये चाहते थे कि हम इंटर करेंगे लेजिस्लेटिव काउंसिल में और अंग्रेजों को एक्सपोज करेंगे, वहां से हम उनको घसीटेंगे। तो ये बात जान लें कि एक प्रो चेंजर्स से एक नो चेंजर्स से। जो नो चेंजर्स थे वो थे राजेंद्र प्रसाद, वल्लभ भाई पटेल, सी राजागोपालाचारी, और इन्होंने बाईकाट किया था लेजिस्लेचर को। ये बात याद रखेंगे, इन्होंने लेजिस्लेचर को बाईकाट किया, इन्होंने कहा कि हम लेजिस्लेचर को ज्वाइन नहीं करेंगे। तो गाइज ये बात याद रखेंगे कि जब 1922 में चौरी चौरा इंसिडेंट होता है, उसके बाद कांग्रेस 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाती है, प्रो चेंजर्स और नो चेंजर्स। प्रो चेंजर्स की बात करें तो प्रो चेंजर्स में जो है मोतीलाल नेहरू, CR दास और NC केलकर होते हैं, और इनका मोटिव होता है कि हम लेजिस्लेटिव काउंसिल में इंटर करके जो है अंग्रेजों को घसीटेंगे, उनके ऊपर दबाव डालेंगे और आज़ादी की तरफ बढ़ेंगे। और जो नो चेंजर थे वो चाहते थे कि हम अंग्रेजों के साथ जुड़ेंगे ही नहीं, अब हम लेजिस्लेचर को भी बाईकाट करेंगे। तो उनमें थे राजेंद्र प्रसाद, वल्लभ भाई पटेल और सी राजागोपालाचारी। तो एक बात याद रखेंगे कि जो ये स्प्लिट होता है कांग्रेस में, जो ये स्वराज पार्टी बनती है, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्वराज पार्टी के प्रेसिडेंट कौन थे। तो गाइज वो थे CR दास, ये बात याद रखेंगे। चितरंजन दास जो थे वो प्रेसिडेंट थे। और गांधी जी किसको सपोर्ट करते थे, प्रो चेंजर को या नो चेंजर को? तो गाइज ये याद रखेंगे, गांधी जी सपोर्ट करते थे नो चेंजर्स को। वो नहीं चाहते थे नॉन वायलेंस के कारण, जो वायलेंस हुई थी उसके कारण ये चाहते थे कि अब जो है हम जो गांधी जी सपोर्ट करते थे नो चेंजर्स को। तो आई होप आपको यहाँ तक चीज़ें क्लियर होगी। नेक्स्ट गाइज आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है साइमन कमीशन। तो साइमन कमीशन जो है आपको पता है कि हर 10 साल के बाद जो है अंग्रेज जो थे वो सुधार करते थे। तो 1909 में पार्लियामेंट्री रिफॉर्म आए, 1919 में जो है मॉन्टेग चैल्मस्फोर्ड रिफॉर्म आते हैं जिसमें डायरकी इंट्रोड्यूस होती है। 1909 में जो है सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाता है मुस्लिम्स को। और अब 10 साल बाद फिर आने थे, लेकिन कुछ 8 साल बाद ही आगे 1927 में एक बार फिर जो है कुछ इम्प्रूवमेंट्स जो थी वो करती थी अंग्रेज़ सरकार। तो यहाँ पे साइमन कमीशन जो है 1927 में अनाउंस किया जाता है। और एक बात यहाँ पे ये थी कि 7 के 7 मेंबर जो थे वो वाइट थे। यहाँ पे 7 के 7 अंग्रेज़ की मीटिंग बैठी और उन्होंने जो है इंडिया के लिए जो है न्यू जो है
कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म जो थे वो लाए थे। और इस कमेटी में एक भी इंडियन नहीं था गाइज, नो इंडियन, ये बात याद रखेंगे। और ये इंडिया में कब पहुंचा? 3 फरवरी 1928 में। और इसके पहुंचते ही यहाँ पे शुरू हो गई हड़ताल, वेलकम विद कंप्लीट हड़ताल। क्योंकि क्यों हड़ताल हुई थी? क्योंकि एक भी इंडिया का मेंबर नहीं था। क्या अंग्रेजों ने इतना भी ज़रूरी नहीं समझा कि इंडिया के लोगों को पूछा जाए कि आपकी क्या डिमांड्स हैं? तो इसलिए इंडिया के लोग बहुत गुस्सा थे और यहाँ पे जो हो गया हड़ताल वगैरह, वेलकम, जो ये साइमन कमीशन इंडिया में आता है तो उसका वेलकम किया जाता है हड़ताल के साथ। और इसका जो स्लोगन गाइस निकाला था, साइमन कमीशन जब आए थे तो इसका स्लोगन था साइमन गो बैक। ये बात याद रखेंगे, ये क्वेश्चन पेपर में सारे के सारे पूछे गए हैं। और गाइस ये क्वेश्चन जो है 4th क्लास में पूछा गया था JKSSB कि साइमन कमीशन के दौरान कौन सा लीडर था जिसकी डेथ हो गई थी? तो लाला लाजपत राय गाइस, उनके ऊपर बहुत बड़ा लाठीचार्ज होता है अंग्रेज़ों के द्वारा और उनकी डेथ हो जाती है साइमन कमीशन के दौरान हड़ताल करते हुए। तो गाइस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये सेशन। नेक्स्ट अगर बात करें गाइस तो 1928 में बनती है नेहरू रिपोर्ट। तो नेहरू रिपोर्ट जो है मोतीलाल नेहरू बनाते हैं, ये बात आप याद रखेंगे। और चैलेंज टू इंडियन टू मेक ड्राफ्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो अंग्रेज़ बोलते हैं कि अगर आपको साइमन कमीशन पसंद नहीं है तो ठीक है, आप जो है आप ड्राफ्ट बनाएं कॉन्स्टिट्यूशन का कि आपको कैसा कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए। तो ये जो है ड्राफ्ट जो है तैयार करते हैं मोतीलाल नेहरू और इसमें जो है इंडिया की डिमांड्स रखी जाती हैं। तो नेहरू रिपोर्ट 1928 को बनती है, मोतीलाल नेहरू बनाते हैं और इसमें कॉन्स्टिट्यूशन का एक ड्राफ्ट बनाया जाता है। और इसमें जो है डिमांड क्या किया जाता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो डोमिनियन स्टेटस मांगा जाता है। तो गाइज ये बात आप याद रखेंगे कि डोमिनियन स्टेटस यहाँ पे तो 3 चीज़ें होती हैं, एक होता है स्वराज, एक होता है डोमिनियन स्टेटस और एक होता है फुल स्वराज, जिसको पूर्ण स्वराज बोलते हैं। स्वराज होता है 50% हमें यहाँ पे 50% हमें मौका दिया जाए सरकार में बोलने का। डोमिनियन स्टेटस होता है कि 75% हम जो है खुद अपनी सरकार चलाएंगे। और जो फुल स्वराज होता है उसमें होता है कि 100% जो है हमें सेल्फ इंडिपेंडेंस रूल चाहिए यहाँ पे। तो गाइज अभी जो है डिमांड की थी मोतीलाल नेहरू ने डोमिनियन स्टेटस की, मतलब हमें 75% मौका दिया जाए सरकार में। तो इस तरह का जो है डोमिनियन स्टेटस मांगा था, डोमिनियन स्टेटस की मांग रखी थी, जो कि ये बनाई थी नेहरू रिपोर्ट। तो नेक्स्ट अगर बात करें तो नेक्स्ट जिन्ना ने अपोज किया था नेहरू रिपोर्ट को, ये बात याद रखेंगे। और उसके रिजल्ट में जिन्ना ने 14 पॉइंट दिए थे 1929 में, 1929 में। ये बात भी आप याद रखेंगे, सारे क्वेश्चन गाइस पेपर में आए हुए हैं। नेक्स्ट अगर बात करें गाइस तो नेक्स्ट आता है लाहौर सेशन। लाहौर सेशन की बात करें तो ये 1929 में आता है। डिक्लेयर्ड पूर्ण स्वराज, इसमें जो है पूर्ण स्वराज की डिमांड की जाती है। हो गए दिन जो है डोमिनियन स्टेटस और स्वराज के 50% 75%, अब 100% हमें आज़ादी चाहिए, 100% सेल्फ रूल चाहिए। ये बात जो है लाहौर सेशन में जो है डिमांड की जाती है। और ये बहुत ही हिस्टोरिक सेशन है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये भी पूछा जाता है कि इसके प्रेसिडेंट कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू थे गाइस, ये बात याद रखेंगे। ये मोतीलाल नेहरू नहीं है, ये उनके बेटे जवाहरलाल नेहरू हैं। और इसी सेशन में जो है अडॉप्ट किया था ट्राई कलर फ्लैग, ये बात याद रखेंगे। तो फर्स्ट अडॉप्ट किया था ट्राई कलर फ्लैग। तो ट्राई कलर फ्लैग जो है वो अडॉप्ट किया था हमने 1929 में। और फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे भी जो है सेलिब्रेट किया था लाहौर सेशन में। तो गाइस इस पीडीएफ को एक बार आप पढ़ें, मेरी वीडियो देखने के बाद आपको सारी की सारी हिस्ट्री रिवाइज हो जाएगी। तो ये पीडीएफ मैं जो है अपने चैनल पर डाल दूंगा, वहाँ से आप इसको अपलोड कर दीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप इसको ले जाइएगा। नेक्स्ट है गाइस दांडी मार्च। दांडी मार्च जो है 1930 में होती है। तो 1930 में सिविल डिसोबीडेंस मूवमेंट, ये महात्मा गांधी की सेकंड सबसे बड़ी मूवमेंट। तो याद रखेंगे पहली बात की जो सिविल डिसोबीडेंस मूवमेंट है वो 1930 में होती है। तो 31 जनवरी 1930 को जो है गांधी जी अपनी 11 डिमांड्स रखते हैं लॉर्ड इरविन के सामने। इरविन उस वक्त वाइसराय होते हैं। तो 31 जनवरी 1930 को गांधी जी जो हैं 11 डिमांड्स जो हैं इरविन के सामने रखते हैं। आई होप आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी। और 12 मार्च साल्ट फ्रॉम स्टार्टेड फ्रॉम साबरमती आश्रम टू डांडी। तो मार्च साल्ट जो है शुरू करते हैं, इसी को बोलते हैं डांडी मार्च। तो यहाँ पे जो है महात्मा गांधी जो 12 मार्च को है अपने साबरमती आश्रम से जो है वो बाई फुट चलना शुरू हो जाते हैं और 24 दिन तक चलते रहते हैं और 240 माइल्स का जो है डिस्टेंस कवर करते हैं गाइस, ये बात याद रखेंगे। और चलते चलते महात्मा गांधी जब साबरमती से शुरू होते हैं और डांडी तक जाते हैं तो उनके साथ लाखों लोग जुड़ जाते हैं। इतनी बड़ी मूवमेंट जो है महात्मा गांधी ये करते हैं नमक के ऊपर टैक्स छुड़ाने के लिए। तो इसको फर्स्ट सिविल डिसोबीडेंस मूवमेंट के नाम से भी कहा जाता है। तो गाइज इसके अलावा और इस सिविल डिसोबीडेंस मूवमेंट से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ये हैं
कि जो वेस्ट साइड थी, इंडिया के वेस्ट साइड से सिविल डिसोबीडेंस मूवमेंट में महात्मा गांधी का साथ किसने दिया था, तो वो दिया था खान अब्दुल गफार खान ने। ये बात याद रखेंगे आप, ये क्वेश्चन पूछा गया है। और साउथ से साथ किसने दिया था महात्मा गांधी का, तो आर राजा गोपालाचारी ने दिया था। उसके अलावा गाइज ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि फर्स्ट टाइम वुमेन पार्टिसिपेट, तो ये याद रखेंगे पहली बार वुमेन ने भी पार्टिसिपेट किया था महात्मा गांधी के साथ, तो वो थी सरोजनी नायडू। वो कौन सी वुमेन थी, सरोजनी नायडू, तो ये बात याद रखेंगे। और इनको अरेस्ट भी हुई थी इस मार्च में, और व्हाइट फ्लावर मार्च के नाम से भी इसको जाना जाता है। सिविल डिसोबीडेंस मूवमेंट दांडी मार्च को व्हाइट फ्लावर मार्च के नाम से भी जाना जाता है। तो आई होप गाइज आपको ये पॉइंट समझ आ रहे होंगे। नेक्स्ट गाइज, उसके बाद 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज होती हैं। ये जो है अंग्रेज जो है 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज रखते हैं कि कांग्रेस के साथ कुछ समझौता किया जाए। तो ये 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस होती हैं 1930 में, 1931 और 1932 में। तो ये आपको तीनों डेट्स याद रखनी है, बहुत ही ईजी हैं, 1930, 31 और 32। तो ये सीधे सीधे आपको 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, फर्स्ट 1930, सेकंड 1931, 1932। तो ये डेट्स अपने दिमाग में बिठा लें आप। नेक्स्ट, गांधी जी पार्टिसिपेटेड इन सेकंड विद सरोजनी नायडू। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि महात्मा गांधी ने कौन सी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया था। तो 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी 1930, 31 और 32 में, लेकिन क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि गांधी जी किस में पार्टिसिपेट किए थे। तो गांधी जी पार्टिसिपेट सिर्फ एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में किए थे, वो थी 1931। उसके साथ महात्मा गांधी के साथ और कौन सी लेडी थी जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था, तो वो थी सरोजनी नायडू, जो कि दांडी मार्च में उनके साथ चली थी। और ऐसे कौन से लीडर हैं जिन्होंने 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड की थी, तो वो थी हमारे भीमराव अंबेडकर। गाइस आई होप आपको जो है हिस्ट्री समझ आ रही होगी। नेक्स्ट गाइज मैं आपको बता दूं कि गांधी इरविन पैक्ट होता है, जिसको दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है, 5 मार्च 1931 को। तो जब फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है तो उसमें महात्मा गांधी पार्टिसिपेट करते नहीं हैं। तो महात्मा गांधी अगर पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, जो कि सबसे बड़े लीडर थे, तो कोई समझौता निकला नहीं उससे, और जिसकी वजह से इरविन जो है वो रिक्वेस्ट करते हैं महात्मा गांधी को कि आप जो है पार्टिसिपेट करें सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। और गांधी उनकी बात सुन लेते हैं और वो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जो है पार्टिसिपेट करते हैं, और उसी को बोला जाता है गांधी इरविन पैक्ट या दिल्ली पैक्ट। 1932 में जो है कम्युनल अवार्ड निकलता है, ये बात याद रखेंगे। 1932 में रामसे मैकडोनल्ड, जो कि ब्रिटिश के प्रधानमंत्री होते हैं, वो जो है वहाँ से कम्युनल अवार्ड जो है लॉन्च करते हैं 1932 में। और ये कम्युनल अवार्ड क्या था, ये आपने समझना है, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जो डिप्रेस क्लासेस थे उनके लिए सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाता है। तो ये भी अंग्रेजों की चाल थी। इससे पहले 1909 में क्या होता है कि मुस्लिम्स के लिए जो है सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाता है। अब 1932 में रामसे मैकडोनल्ड जो है डिप्रेस्ड क्लासेस को सेपरेट इलेक्टोरेट दे देते हैं। तो आई होप आपको जो है डेट्स याद रखने में समझ आ रही होगी। तो गाइज अब मैं ज़्यादा एक्सप्लेनेशन यहाँ दूंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं बिल्कुल शॉर्ट में चीज़ें रख रहा हूँ। नेक्स्ट होता है गाइज पूना पैक्ट, ये भी 1932 में होता है, ये बात याद रखेंगे आप। और ये किसके बीच में होता है जी, गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के बीच में होता है। तो गांधी जी पता ही है, जैसे ही कम्युनल अवार्ड आता है, डिप्रेस क्लासेस को जो है इलेक्टोरेट मिलता है, तो गांधी जी जो है इसके ऊपर बहुत हड़ताल करते हैं। वो उनको लगता है कि हिंदूज़ के बीच में भी डिवाइड हो जाएगा, जिसकी वजह से वो बहुत बड़ा फास्ट करते हैं। तो गांधी जी जो है वहाँ पे फास्ट करना शुरू कर देते हैं, और जिसकी वजह से गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच में होता है फिर ये जो पूना पैक्ट। और पूना पैक्ट जो है, जब गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के बीच में ये पैक्ट होता है पूना पैक्ट, तो इसकी वजह से जो सेपरेट इलेक्टोरेट जो दिया जाता है डिप्रेस क्लासेस को, उसको ख़त्म कर दिया जाता है, उसको अबंडन किया जाता है। तो ये एक बहुत बड़ी चाल थी रामसे मैकडोनल्ड की, जो कि कम्युनल अवार्ड वो देते हैं। लेकिन ये जो सेपरेट इलेक्टोरेट जो है, इसको अबंडन तो किया जाता है, इसको ख़त्म तो किया जाता है, लेकिन महात्मा गांधी बोलते हैं कि ठीक है, वो राज़ी हो जाते हैं, एक दूसरे के बीच में पैक्ट होता है। लेकिन जो सीट्स होती हैं उनको जो रिजर्व की गई हैं सीट्स, पहले 71 थी और बाद में 148 हो गई, मतलब उनको सीट्स बढ़ा दी गई, लेकिन सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं दिया जाएगा डिप्रेस क्लासेस को। तो ये था पूना पैक्ट। और यहाँ पे जॉइंट इलेक्टोरेट ही रहेगा अपर और लोअर कास्ट के बीच में, लेकिन उनकी सीट्स को जो है 71 से 48 के बीच में बढ़ा दिया था। तो ये सारी की सारी लाइंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइज, ये आप सारी याद रखें। नेक्स्ट गाइज 1934 में क्या होता है, गांधी जी विड्रॉज फ्रॉम एक्टिव पॉलिटिक्स एंड डिवोट्स हिमसेल्फ टू एक्टिव पॉलिटिक्स। गांधी जी जो हैं एक्टिव पॉलिटिक्स से जो है विड्रॉ कर देते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो लोग यहाँ पे जेल में जाते हैं, बहुत ज़्यादा कम्युनल अवार्ड के बाद जो है गांधी जी 1934 में ऐसा डिसाइड करते हैं कि मैं एक्टिव पॉलिटिक्स से जो है संन्यास ले लूँगा और मैं जो है कंजर्वेटिव प्रोग्राम शुरू करूँगा। तो गाइज़ यहाँ पे कंजर्वेटिव प्रोग्राम्स जो हैं वो शुरू करते हैं महात्मा गांधी। तो ये बात याद रखेंगे, कंजर्वेटिव प्रोग्राम जो है 1934 में जाके 1934 में गांधी जी जो है शुरू करते हैं।
नेक्स्ट 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास होता है, ये भी आप डेट याद रखेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगर बात करें 1937 में जो है, तो 1935 के जब एक्ट बनने के बाद जो है फर्स्ट टाइम 1937 में इलेक्शंस होती हैं और कांग्रेस इस इलेक्शंस को बहुत बड़े मार्जिन के साथ जीत जाती है, तो आईएनसी पूरे इंडिया में जीतती है। नेक्स्ट गाइज 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वार हो जाती है, तो सेकेंड वर्ल्ड वार जो है यहाँ पे 1939 में हमें देखने को मिलती है। तो अगर इस सेकंड वर्ल्ड वार की अगर हम बात करें गाइस, तो ये 1939 में होती है, तो ये डेट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सेकंड वर्ल्ड वार की। और सेकंड वर्ल्ड वार में ग्रेट ब्रिटेन जो है वो डिक्लेयर कर देती है वार ऑन जर्मनी, ठीक है, ये बात आप याद रखेंगे। और इंडिया को भी डिक्लेयर कर दिया जाता है कि ये भी वार में हैं, तो बिना पूछे इंडियंस को, तो इससे जो है अंग्रेजी जो कांग्रेस के लीडर्स थे उनको बहुत गुस्सा आता है। नेक्स्ट गाइज यहाँ से क्वेश्चन निकलता है कि मुस्लिम लीग्स जो है ऑब्जर्व्स द रेजिग्नेशन ऑफ द कांग्रेस मिनिस्टर्स एज डेलीवरेंस डे। तो गाइज मुस्लिम लीग जो है वो डेलीवरेंस डे जो है वो कब सेलिब्रेट करती है, वो कब उसको ऑब्जर्व करती है गाइज? तो जो डेलीवरेंस डे है वो मुस्लिम लीग 22 दिसंबर 1939 को जो है ऑब्जर्व करती है। ये क्वेश्चन भी गाइस पेपर में पूछा गया है। नेक्स्ट गाइस आपने जो याद रखनी है कि पाकिस्तान रेजोल्यूशन कब आता है, तो ये बात याद रखेंगे कि पाकिस्तान रेजोल्यूशन जो है लाहौर सेशन में आता है। और जो ये लाहौर सेशन है गाइस, इसके बारे में आप याद रखेंगे कि ये 1940 में आता है, ये डेट यहाँ पे लिखी नहीं होती है, तो ये 1940 में जो है लाहौर सेशन होता है मुस्लिम लीग का, और यहाँ पे पाकिस्तान की डिमांड रखी जाती है कि हमें अलग पाकिस्तान चाहिए। नेक्स्ट गाइज आपको जो बात याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि 1940 में जो है अगस्त ऑफर आता है हमारे, और अगस्त ऑफर को लेके आया जाता है लॉर्ड लिनलिथगो की तरफ से, जो कि वाइसराय थे उस टाइम के, और कांग्रेस इसको रिजेक्ट कर लेती है गाइज। ये बात याद रखेंगे, अगस्त ऑफर कब आता है? 1940 में आता है। कौन लेके आता है? वाइसराय लिनलिथगो आते हैं, और कांग्रेस इसको रिजेक्ट कर लेती है। आई होप आपको चीज़ें समझ आ रही हूँ। नेक्स्ट अगर बात करें गाइज, तो कांग्रेस लॉन्चेस इंडिविजुअल सत्याग्रह इन 1940। तो गाइज ये क्वेश्चन भी पेपर में पूछा गया है कि कांग्रेस जो है इंडिविजुअल सत्याग्रह कब लॉन्च करती है, तो 1940 में कांग्रेस जो है इंडिविजुअल सत्याग्रह लॉन्च करती है। नेक्स्ट गाइज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि रविंद्रनाथ टैगोर की डेथ कब होती है, तो 1941 में जो है रविंद्रनाथ टैगोर की जो है डेथ होती है। नेक्स्ट अगर बात करें गाइस, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्रिप्स मिशन का प्रपोजल 1942 में लाया जाता है। तो ये बात याद रखेंगे आपकी, क्रिप्स मिशन जो है इंडिया में कब आता है, तो क्रिप्स मिशन के बारे में आपने ये बात याद रखनी है। ये पेपर में काफ़ी बार पेपर में पूछा गया है कि क्रिप्स मिशन इंडिया में कब आता है। तो क्रिप्स मिशन जो है इंडिया में गाइस आता है 1942 में। तो आई होप आपको चीज़ें यहाँ तक गाइस पूरी क्रिस्प एंड क्लियर हो रही होंगी। तो नेक्स्ट आगे बढ़ेगा इस, तो नेक्स्ट है हमारा 1942 में आईएनसी जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है बॉम्बे में एक मीटिंग करते हैं, और वहाँ पे क्विट इंडिया रेजोल्यूशन का जो है क्विट इंडिया मूवमेंट जो है वहाँ से शुरू होती है। क्विट इंडिया मूवमेंट में गाइस जैसे 1930 में सिविल डिसऑर्डिनेंस मूवमेंट की अगर बात करें तो उस टाइम पे इंडिया महात्मा गांधी का साथ जो है वो दिया था सरोजिनी नायडू में। तो यहाँ आप मुझे बताएं कि क्विट इंडिया मूवमेंट में किसने साथ दिया था महात्मा गांधी का, किस लेडी ने, तो वो थी अरुणा आसफ अली। का ये याद रखेंगे कि अरुणा आसफ अली ने जो है साथ दिया था महात्मा गांधी का। अरुणा आसिफ अली को ग्रैंड ओल्ड लेडी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, ये बात आप याद रखेंगे। नेक्स्ट जो है 1942 में सुभाष चंद्र बोस जो है एस्टेब्लिश करते हैं आज़ाद हिंद फौज, इंडियन नेशनल आर्मी। तो ये भी याद रखेंगे, ये भी क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है, मैंने वही चीज़ें लाई हैं जो इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट गाइज 1945 में विवल प्लान आता है, तो 1945 में विवल प्लान, और 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान आता है, तो ये बात आपने याद रखनी है। और नेक्स्ट गाइस 1946 16 अगस्त को डायरेक्ट एक्शन डे जो है सेलिब्रेट किया जाता है, ये भी आप याद रखेंगे, ये भी पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं, तो ये आपको चीज़ें याद रखनी है। और 1947 की अगर बात करें तो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जो है वो लॉन्च होता है, और जिसकी वजह से इंडिया और पाकिस्तान जो है अलग कर दिए जाते हैं। और 15 अगस्त 1947 को इंडिया जो है फ्रीडम जो है ले लेता है गाइज। तो आई होप गाइज आपको मज़ा आया होगा। शॉर्ट में जो है मैंने आपको पूरी की पूरी इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल जो है वो आपको रिवाइज करवा लिया। तो गाइज आ चुका है, मैं आपको 10 क्वेश्चन पूछूंगा, आप जो है उन 10 क्वेश्चन के आंसर दें, और आपके कितने मार्क्स आते हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। तो पहला गाइज आपके सामने मैं क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ कि पार्टीशन ऑफ बंगाल कब हुई, कौन से साल में पार्टीशन ऑफ बंगाल हुई गाइज। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कि पार्टीशन ऑफ बंगाल कब हुई। तो गाइज इसका जो राइट आंसर है वो है 1905। तो पहला क्वेश्चन जिसने सही दिया है तो उसका 1 मार्क्स, और जिसने नहीं दिया उसका 0 मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज मैं आपको पूछ रहा हूं कि सूरत स्प्लिट कब हुआ। तो सूरत स्प्लिट गाइज हुआ है 1907 में। तो जिसने सही आंसर दिया उसके 2 मार्क्स हो चुके हैं। तीसरा क्वेश्चन गाइज मैं आपको पूछ रहा हूं
कि तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है कि तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है कि जो इंडिया की कैपिटल थी उसको कलकत्ता से दिल्ली जो है कौन से साल में जो है शिफ्ट किया गया। थर्ड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे और इसका आंसर है 1911 गाइस। तो जिसने तीनों आंसर दिए हैं उसके अभी तक सभी क्वेश्चन ठीक। चौथा क्वेश्चन मैं आपकी स्क्रीन पे आके ले रहा हूं कि गाइस जो है लखनऊ पैक्ट कब हुआ था। लखनऊ पैक्ट गाइस, लखनऊ पैक्ट आप बताएं कि कब हुआ था, जिसमें हिंदू मुस्लिम जो है अलग हो गए थे, मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस और मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट भी जो है अलग ज्वाइन हो गए थे। तो लखनऊ पैक्ट होता है 1916 में। आई होप आपको जो है मज़ा आ रहा होगा। फिफ्थ क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है वो कब लॉन्च हुई थी, कौन से साल में, इसका आंसर आपने बताना है। तो ये हुई थी 1920 में। तो 5 के 5 क्वेश्चन जिसने अभी तक सही दिए हैं वो अच्छा चल रहा है। नेक्स्ट गाइज आपने बताना है कि जलियांवाला बाग मैसेकर कब हुआ था। सिक्स्थ क्वेश्चन तो ये आपकी स्क्रीन पे आ चुका है 1919 में। 13 अप्रैल बैसाखी थी उस दिन और जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था। सेवंथ क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। सेवंथ क्वेश्चन है कि साइमन कमीशन इंडिया में कब आया था। तो साइमन कमीशन इंडिया में आया था 1927 में। तो ये अभी तक 7 क्वेश्चन हो गए हैं, 3 क्वेश्चन रह चुके हैं। नेक्स्ट गाइज आपके सामने मैं क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब 1930 में महात्मा गांधी साबरमती से दांडी तक मार्च करते हैं उस टाइम उनके साथ कौन सी लेडी उनका साथ देती हैं। तो वो थी सरोजनी नायडू। तो ये है 8th क्वेश्चन। आई होप आपको 8 आउट ऑफ 8 अभी तक किया होगा। 9th क्वेश्चन की अगर बात करें तो 9th क्वेश्चन है कि पूना पैक्ट किसके बीच में साइन हुआ था। पूना पैक्ट किसके बीच में साइन हुआ था। 1932 में हुआ था। महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच में हुआ था। तो 9 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। लास्ट क्वेश्चन, चलिए 15 क्वेश्चन कर लेते हैं। तो 10th क्वेश्चन की अगर मैं आपको पूछूं तो 10वां क्वेश्चन आपको पूछूंगा मैं कि 10th क्वेश्चन है कि अगस्त ऑफर इंडिया में कब आया था। तो अगस्त ऑफर इंडिया में आया था 1940 में। तो अभी तक किस ने जो है 10 में से 10 ही रखेंगे हम। तो 10 में से 10 जिसके मार्क्स आए गाइस वो कमेंट सेक्शन में मुझे बताए कि 10 आउट ऑफ 10 किसने मार्क्स लिए और बाकी भी अपने मार्क्स जो है कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। तो आई होप आपको जो है पूरी की पूरी जो है हिस्ट्री जो है वो रिवाइज मैंने करवा ली है। तो ये आधे घंटे का सेशन था, इसमें मैंने आपको पूरा का पूरा जो है वो रिवाइज करवा लिया। तो अब आपको ये पूरी की पूरी हिस्ट्री जो है वो रिवाइज हो चुकी है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।